हेलो, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। मैं हूं आपके साथ सुमित्रा साहू और आज हम बात कर रहे हैं गुणक के रिसाव या गुणक को प्रभावित करने वाले तत्वों की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मल्टीप्लायर या गुणक की विस्तृत चर्चा कर ली थी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो गुणक के प्रभाव को कम करते हैं। जैसे हमने बात की कि गुणक क्या है, निवेश गुणक की बात करें तो निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में कितने गुना वृद्धि हो रही है, वो गुणक था। या निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में जितना परिवर्तन हुआ उनका जो अनुपात है वो गुणक है। तो यदि ऐसे कौन से तत्व है जिसके कारण से ये गुणक अधिक हो सकता था लेकिन उनके कारण इसमें कमी आती है। गुणक की वैल्यू जो हम निकाल रहे थे 1/1 - b, ऐसे कौन से तत्व है जो इस वैल्यू को कम करते हैं या प्रभावित करते हैं। चलो देखते हैं। पहला है बचतों में वृद्धि, इंक्रीज इन सेविंग्स। अभी हमने बात की थी कि जो ये गुणक होता है 1/MPS, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो बचतें जितनी ज़्यादा होगी गुणक उतना ही कम होगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था में बचत की सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही कम होने से आय में वृद्धि की मात्रा उतनी ही कम होगी। ठीक है। जबकि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होने पर गुणक का आकार उतना ही अधिक होगा। 1/1 - b, बी जितना अधिक होगा, हमने क्या देखा था, बी जितना अधिक होगा मतलब आय में परिवर्तन का उतना ही अधिक भाग उपभोग पर खर्च किया जाएगा। जितना भाग उपभोग पर खर्च किया जाएगा वही सेकंड राउंड में आय के रूप में हमें प्राप्त होगा और उसका कुछ भाग वापस उपभोग के रूप में। तो जितना ज़्यादा एमपीसी होगा उतनी ज़्यादा दूसरे राउंड में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और उसी अनुपात में धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये पूरी जो सर्कल है पूरा ये चलता रहेगा और राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, मल्टीप्लायर के कारण। लेकिन यदि ये बी की वैल्यू कम हो रही है, इसका कारण बचतों में वृद्धि हो सकती है यदि बी और हमने बात की थी इसकी एमपीएस की, एमपीएस प्लस एमपीसी दोनों ही की वैल्यू इक्वल 1 होती है। तो ये बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये घट रहा होगा, तो एमपीसी घटेगा। तो हमने देखा था एमपीसी और गुणक का जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है या विपरीत संबंध है इनमें। तो एमपीसी घटेगा तो हम क्या देखेंगे, गुणक का जो मूल्य है, गुणक का आकार है वो कम होगा। अब दूसरा जो हम रिसाव देखते हैं वो क्या है, विशुद्ध आयात। विशुद्ध आयात में वृद्धि, इंक्रीज इन नेट इम्पोर्ट्स। अब जब देश की आय का कुछ भाग यदि हम आयातित वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं, हमने विदेशों से आयात की तो हमारी आय का कुछ भाग क्या है, विदेश बाहर चला गया, कंट्री से बाहर चला गया, तो वो एक तरह से लीकेज हो गया, एक तरह से रिसाव हो गया, वो हमारी कंट्री में नहीं रहा। तो उसका जो हम फर्दर हम देख रहे थे कि आय का एक भाग वापस उपभोग पे खर्च होगा, वो फिर दूसरी राउंड में आय बनेगी, फिर उसका एक भाग उपभोग पर खर्च किया जाएगा। तो ये जो सर्कल है वो टूट जाएगा। उसका कुछ भाग यदि हमने आयातित वस्तु पर खर्च कर दिया तो वो एक गुणक के मूल्य को घटा देगा या कम कर देगा रिसाव के रूप में। तो ठीक है, दूसरे विदेशों से आयातों पर बढ़ता हुआ गुणक में सबसे महत्वपूर्ण रिसाव है। अब अगला जो है ऋण विलोपन, डेट कैंसिलेशन। इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे आपकी आय बढ़ती है, किसी भी कारण से आय में वृद्धि हुई, लेकिन आप उस बढ़ी हुई आय का उपभोग पर खर्च करने के बजाय अपने पुराने ऋणों को चुकाने में कर रहे हो, बैंक से आपने कुछ उधार ले रखे हैं तो वो चुकाने में कर रहे हो, तो उसका आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलता है गुणक में। इसी तरह से सरकार के पास यदि जो आय है उसका वो एक्सपेंडिचर के बजाय अपने पुराने डेब्ट को चुकाने में करे तो उसका प्रभाव हमें इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि डेब्ट कैंसिलेशन ये भी एक गुणक को के प्रभाव को कम करेगा या गुणक का रिसाव के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट है प्रबल तरलता पसंदगी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्रेफरेंस। जैसे हमने कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत देखा था, उसमें कीन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात की थी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस या तरलता पसंदगी का मतलब है कि व्यक्ति अपनी लेन देन उद्देश्य से, सट्टा उद्देश्य से या दुर्दशा उद्देश्य के कारण कुछ अपनी आय का कुछ भाग तरल रूप में अपने पास रखता है। ठीक है, इसकी डिमांड जितना ज़्यादा होगी मार्केट में आप सर्कुलेशन उतना ही कम होगा। तो जितनी ज़्यादा तरल रूप में रखने की इच्छा शक्ति होगी या ये प्रवृत्ति जितनी प्रबल होगी गुणक का रिसाव उतना ही अधिक होगा। ठीक है, गुणक
को हम क्या किस तरह से देख रहे हैं, गुणक कब ज़्यादा होगा, जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, उपभोग पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मतलब एमपीसी जब ज़्यादा हो रही है, गुणक ज़्यादा हो रहा है। तो जो भी ऐसे तत्व या ऐसे कारक जो किसी ना किसी कारण से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमपीसी को कम कर रहे हैं या आपके उपभोग प्रवृत्ति को कम करते हैं, वो कहीं ना कहीं गुणक को कम करेंगे या गुणक में रिसाव उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है बैंकों में निष्क्रिय बैंक जमाओं में वृद्धि। हम लोग क्या करते हैं, हमारी आय का एक भाग बैंकों में जमा करके रखते हैं। बैंकों में भी दो तरह के सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, हम बहुत अलग तरह के डिपॉजिट्स हम जमा रखते हैं। ठीक है, यदि बैंकों में यदि जमा है निष्क्रिय निक्षेपों के रूप में अप्रयुक्त रह जाती है, यदि बैंक उनका साख सृजन के माध्यम से साख सृजन नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो वो क्या है, दूसरे लोगों के पास नहीं जा रही है, वो ऋण के रूप में लोग बैंकों से ले रहे हैं, तो वो पैसा यदि निष्क्रिय पड़ा रह जाए बैंकों के पास, तो वो भी इकोनॉमी में नहीं आ पाएगा, उसका इफेक्ट भी हमें इकोनॉमी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कारण यदि बैंकों की निष्क्रिय जमाओं में वृद्धि होती है, तो वो भी गुणक में रिसाव उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है पुराने स्टॉक तथा प्रतिभूतियों का क्रय। जैसे हम निवेश क्या बोल रहे हैं, निवेश है एक नई पूंजीगत उपकरणों में आप उनको खरीद रहे हो, नई पूंजीगत संपत्तियां परचेस कर रहे हो, तो वो एक निवेश है। आपने किसी कंपनी के इनिशियल पब्लिक आईपीओ इशू किए, आप खरीदे हैं, मतलब पहली बार जब कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है तो वो आप खरीद रहे हो, तो वो एक तरह का निवेश है। लेकिन अब शेयर मार्केट में क्या होता है, एक बार खरीदी गई जो शेयर है, ये स्टॉक है, उन्हीं का क्रय विक्रय हो रहा है, तो वो क्या है, वो गुणक पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। देश में लोग अपनी बढ़ी हुई आय का जितना अधिक भाग पुराने स्टॉक और प्रतिभूतियों पर व्यय करेंगे, निवल निवेश में वृद्धि कम होने से गुणक का मूल्य कम होगा, आय प्रवाह में रिसाव का कारण बनेगा। ठीक है, तो पुराने स्टॉक और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जितना ज़्यादा होगा, उसमें रिसाव उतना ही कम होगा, बजाय यदि वो नए निवेशों में करेंगे तो हमें गुणक का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम एक और पॉइंट देख सकते हैं, जो गुणक का जो आकार है या मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है उसको कम कर देता है, वो है माल की अतिरिक्त स्टॉक वृद्धि। इसमें क्या है, यदि जब उत्पादक और व्यापारी अपनी बढ़ी हुई भाग का अधिकाधिक भाग माल के स्टॉक में वृद्धि करने पर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनका उपभोग व्यय कम होगा। फॉर एग्जांपल, यदि कोई व्यापारी या उत्पादक है, नया निवेश या और निवेश करने के बजाय अपने पुराने स्टॉक में वृद्धि करते जा रहा है, तो उससे मार्केट में उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, इकोनॉमी में उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। इस कारण से वो गुणक प्रक्रिया में एक बाधा या उसकी आकार को कम करेगा और आय वृद्धि में रिसाव का कारण बनेगा। अगला पॉइंट है कीमत स्फीति या प्राइस इन्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती है तो उपभोग वस्तुएं महंगी हो जाने से उन पर बढ़े हुए उपभोग व्यय के बावजूद वास्तविक उपभोग मात्रा घट जाती है। क्या है, जब कीमतें बढ़ रही हैं तो हम जो वास्तविक आय है लोगों की वो कम हो जाएगी, तो एक्चुअल में वास्तव में जो परचेसिंग पावर है, क्रय शक्ति कम हो गई, लोग उतना उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कीमतों के बढ़ने के कारण उपभोग प्रवृत्ति ना चाहते हुए भी कम हो जाएगी, जो गुणक के प्रभाव को कम करेगी। मतलब एमपीसी वैसे कम नहीं हुई, लेकिन उनकी वास्तविक आय कम हो गई पहले की तुलना में, तो वो पहले की तुलना में कम खरीद पाएंगे, तो उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाएगी, मतलब उपभोग की मात्रा घट जाएगी, जिसके कारण गुणक प्रभाव कम हो जाएगा, मतलब एमपीसी कम हो रही है इस कारण से। अगला क्या है, करारोपण, टैक्सेशन। यदि सरकार, हमने कर गुणक में देखा था, यदि सरकार क्या करे, टैक्स लगा दे, टैक्स में वृद्धि कर दे, या नए करों के कारण नए कर कुछ नए कर लगा दे लोगों पर, तो उसके कारण क्या होगा, लोगों की जो डिस्पोजेबल आय है, खर्च करने योग्य आय है, वो कम हो जाएगी, उपभोग पर व्यय करने के लिए उनके पास जो आय है वो कम बचेगी। इस कारण से जो एमपीसी है, या हम देखेंगे उपभोग व्यय है, वो घटने के कारण या उपभोग पर खर्च कम होने के कारण हमें गुणक का आकार कम देखने को मिलेगा और आय में वृद्धि भी कम होगी। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो उपभोग में कमी ला रही है, आपके कंजम्पशन को कम कर रही है, वो गुणक के प्रभाव को कम करेगी। ठीक है, इन सारे पॉइंट से इतना तो क्लियर हो ही गया है हमें। ये हमने कर गुणक जब हमने देखा था, वहाँ जब हमने उसका नेगेटिव साइन हमने बनाया था -b/1 - b, इसका मतलब ही ये था कि कर यदि गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो उसके कारण क्या होगा, हमारी जो राष्ट्रीय आय में उतने गुना कमी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है,
उस टैक्स के भी कहीं गुना हमें कमी देखने को मिलेगी। तो करारोपण भी टैक्सेशन भी एक लीकेजेस है मल्टीप्लायर के अंदर, मल्टीप्लायर प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ा लीकेजेस या रिसाव का काम कर रहे हैं टैक्सेशन। अगला अवितरित लाभ। अब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन इसमें ये इन्होंने बताया है कि यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रॉफिट में एक हिस्सा तो टैक्स के रूप में चला जाता है, एक हिस्सा वो खुद अपने पास फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में रखते हैं, अवितरित लाभ। तो यदि अवितरित लाभ का हिस्सा बढ़ जाता है, अवितरित लाभ मतलब लाभ का हिस्सा जो शेयर होल्डर में डिवाइड नहीं किया गया, तो जो शेयर होल्डर्स थे उनमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो शेयर होल्डर्स की एक तरह से क्या हो गई, उनकी इनकम कम हो गई। उनको शेयर होल्डर्स को जो लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए था, यदि वो नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, अपना जितना यदि मिलता तो वो ज़्यादा कंजम्पशन करते, उपभोग पर खर्च करते, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो उस कारण से क्या होगा, गुणक का प्रभाव और ज़्यादा हो सकता था, वो हमें कम देखने को मिलेगा क्योंकि अंशधारियों का उपभोग घट जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये छोटा सा पॉइंट मेन है टैक्सेशन, आप इसका ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो अभी हमने ऊपर देखे वो सब। और अगली सरकारी दोषपूर्ण नीतियाँ, अगला पॉइंट है रेस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जब सरकार की दोषपूर्ण और प्रतिबंधात्मक नीतियाँ उपभोग और निवेश को हतोत्साहित करती है, कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने में असफल रहती है, या प्रगतिशील करारोपण को बढ़ावा दे, निजी निवेश को घटाएं, ऊंची ब्याज दरों में निवेश को हतोत्साहित कर राष्ट्रीयकरण का भय व्याप्त हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होगा, सरकारी खर्च घट जाएगा। उस कारण से क्या होगा, गुणक में रिसाव में देखने को मिला, या तो टैक्सेशन को बढ़ा दे सरकार, या सरकारी खर्च को कम कर दे किसी इन सब कारणों से। हमने राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने मौद्रिक नीति में हम देख रहे थे यदि आरबीआई के द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाए, तो ब्याज दर एक तरह से निवेश की लागत के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं, तो ब्याज दरों में वृद्धि के कारण निवेशक जो है हतोत्साहित होंगे। इसी तरह से प्रगतिशील करारोपण का मतलब यहाँ पर इन्होंने दिया, वैसे ही अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए, लेकिन हायर इनकम ग्रुप के ऊपर टैक्स का बहुत बड़ा परसेंटेज उनके ऊपर थोपा जाता है कि इतना परसेंट, लगभग 30% टैक्स उनको देना है। तो बहुत बड़ी इनकम उनकी टैक्स के रूप में जा रही है, तो थोड़ा ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत कंजम्पशन कम होगा ही, उपभोग कम होगा। यदि सरकार नहीं लेती तो वो कहीं और खर्च करते, लेकिन उसके कारण कम होता। लेकिन उसके अलावा भी यदि सरकार मतलब ये टाइट फिस्कल पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इसको हम बोलेंगे कि कठोर मौद्रिक और राजकोषीय नीति अपनाएं, तो उस दौरान भी हमें निवेश को हतोत्साहित करने वाली नीति हम इसको कहेंगे सरकार की, जिसके कारण निवेश कम होगा और हमारा गुणक प्रभाव हमें कम देखने को मिलेगा इसके फलस्वरूप। ठीक है, अगला पॉइंट है अतिरिक्त क्षमता का अभाव। जैसे अभी हमने देखा कि गुणक की एक मान्यता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान होनी चाहिए, मतलब पूर्ण रोजगार का स्तर, हमें पूर्ण रोजगार से पहले वाली हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर यदि वस्तुओं की मांग यदि बढ़ रही है तो उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज क्या होगा, पूर्ण रोजगार के बाद सिर्फ कीमतों में वृद्धि होगी, तो गुणक का सिर्फ मौद्रिक मूल्य के रूप में हमें प्रभाव देखने को मिलेगा, न कि वास्तविक उत्पादन के रूप में। इसलिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जब अभाव की स्थिति है, तो क्या होगा, वहाँ भी हमें गुणक में रिसाव की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि उतना उत्पादन, मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाएगा, जिसके फलस्वरूप हमें गुणक का जो प्रभाव राष्ट्रीय आय पर या अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलना चाहिए वो नहीं होगा। निवेश का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो पूर्ण रूप से हमें नहीं दिखाई देगा। अगला है उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता। गुणक की प्रक्रिया तभी प्रभावी ढंग से आय बढ़ाती है जब लोगों द्वारा आय खर्च किए जाने पर देश में पर्याप्त मात्रा में उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो। अगर उपभोग वस्तु सेवाओं का अभाव होगा तो उपभोग के अभाव में गुणक की प्रक्रिया बाधा उत्पन्न करेगी। मतलब यदि उपभोग की वस्तुएं सेवाओं का अभाव है, मांग तो बढ़ गई, लेकिन यदि वस्तु का उत्पादन नहीं है तो वो सिर्फ कीमतों में वृद्धि करेगा, जिसके फलस्वरूप हमें गुणक की जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो पूरी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। अगला, देश में रोजगार की अवस्था। जब देश में उत्पादन साधनों में बेरोजगारी की अवस्था होती है तो निवेश बढ़ाने पर उत्पादन, आय और उपभोग में तीव्र गति से वृद्धि गुणक की प्रक्रिया को बढ़ाती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर। बेरोजगारी की स्थिति है तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा। जो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था के समीप पहुंचती है तो गुणक प्रक्रिया भी धीमी होती जाती है, क्योंकि जितना हम दूर रहेंगे हमें उस तक पहुँचने के लिए हमें उतनी तेज स्पीड से जाना होगा। ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति से जब पूर्ण रोजगार की स्थिति, तो वहाँ पर हमें गुणक प्रभाव थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, बहुत ही कम। लेकिन जितना हम अपूर्ण रोजगार की स्थिति में रहेंगे, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की स्थिति रहेगी, तो वहाँ पर आधिक्य की, मतलब यहाँ पर हमने बात की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की बात है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमें गुणक का प्रभाव
अधिक देखने को मिलेगा। अगला, आय और व्यय में समय अंतराल। आय प्राप्ति और व्यय करने की अवधि में समय अंतराल जितना कम होगा, अन्य बातों के समान होते गुणक की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। जबकि आय और व्यय का अंतराल अधिक होने पर गुणक की प्रक्रिया धीमी होने से गुणक की मात्रा उतनी ही कम होगी। जैसे हमने बात करी, जैसे आय बढ़ी किसी व्यक्ति की और व्यय बढ़ने में या उपभोग बढ़ने में कितना टाइम लैग आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लैग होगा। यदि ये टाइम लैग आपका बहुत ज़्यादा है तो आपको गुणक प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलेगा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट उतना ही कम होगा। लेकिन ये तुरंत है, दोनों की जो प्रक्रिया है बहुत तेज है, तो हमें गुणक प्रभाव बहुत तेज गति से देखने को मिलेगा। सरकारी आय व्यय की मात्रा। सरकार की आय करों से प्राप्त होती है और करों के कारण खर्च योग्य आय घटती है। ये हमने देखा था, कर गुणक में भी देख लिया था, जो गुणक की मात्रा को घटाते हैं। जबकि सरकार द्वारा किया गया व्यय या खर्च है वो क्या करा गया, उसके कारण क्या होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश और उपभोग व्यय बढ़ने के कारण गुणक मात्रा या मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ती है। अतः जब सरकार संतुलित बजट बनाती है तो भी गुणक की मात्रा एक होती है। मतलब जितना निवेश किया उतने बराबर तो आय तो बढ़ेगी ही। सरकार का मतलब इसका संतुलित बजट बनाती तो भी गुणक की मात्रा एक तो होगी ही। मतलब सरकार ने यदि टैक्स लगाकर जितना टैक्स लगाए 100 करोड़ के बराबर ही टैक्स वसूला और उतना ही सरकार ने खर्च कर दिया, उसके बाद भी 100 करोड़ के बराबर राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो आपको देखने को मिलेगी ही, एक तो होगा। सरकार का घाटे का बजट गुणक की प्रक्रिया को बढ़ाता है और बचत का बजट गुणक प्रक्रिया को घटाता है। इसका क्या मतलब है, देखो, सरकार का घाटे का बजट, इसको थोड़ा समझना। घाटे का बजट का मतलब क्या है, जब सरकार खर्च ज़्यादा कर रही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है सरकार का और जो रिसिप्ट है आय कम है। यदि एक्सपेंडिचर सरकार ज़्यादा कर रही है, व्यय ज़्यादा कर रही है और कर कम लगा रही है, मतलब रेवेन्यू जो उसको प्राप्त हो रहा है, रिसिप्ट प्राप्त हो रही है वो कम है ना, तो ये क्या है, घाटे का बजट है। एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन, मतलब सरकार व्यय ज़्यादा कर रही है और उसको प्राप्त हो रही है वो कम है। मतलब लोगों से कर के माध्यम से जो उसने पैसा लिया है वो कम है और पब्लिक पे खर्च ज़्यादा किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा जो गुणक है वो गुणक की प्रक्रिया बढ़ेगी, तेज गति से बढ़ेगी। और बचत का बजट है, मतलब कहने का मतलब एक्सपेंडिचर कम है सरकार के और आय ज़्यादा है। आय ज़्यादा का मतलब यदि टैक्स सरकार ज़्यादा लगा रही है तो हमने देखा था टैक्स का प्रभाव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो गुणक को कम करेगा, गुणक की प्रक्रिया को घटाएगा। इस प्रकार कई घटक गुणक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी हमने देखे, जो घटक गुणक प्रक्रिया को घटाते हैं उन्हें गुणक रिसाव कहा जाता है। गुणक रिसाव या लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, जिसके कारण से उन तत्वों या उन घटकों के कारण गुणक की वैल्यू, मल्टीप्लायर की वैल्यू, या फिर हम और सिंपल में बोले यदि उपभोग कम हो रहा है या एमपीसी घट रही है, वो सब क्या है, लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर कहे जाएंगे। ठीक है, यदि आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप बस सिंपल ये पॉइंट याद भी नहीं रहे तो आप सिंपली ये याद रख सकते हैं कि गुणक की वैल्यू किस पर निर्भर करती है, उपभोग पर या एमपीसी पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर। ऐसे जो भी कारक इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली उपभोग को कम करेंगे, उपभोग की प्रवृत्ति को कम करेंगे, वो क्या होंगे, गुणक की वैल्यू को, गुणक के आकार को कम करेंगे और गुणक के रिसाव या लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट था कि ऐसे कौन कौन से हमने मल्टीप्लायर पढ़ा और मल्टीप्लायर में ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसकी वैल्यू को कम करने के लिए जिम्मेदार है, वो हमने यहाँ पर देखे। अगले लेक्चर में हम गुणक की कुछ मान्यताएं और आलोचना के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपका ये लेक्चर, ये गुणक का जो टॉपिक है मल्टीप्लायर, वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद त्वरक, ये दोनों ही, त्वरक और गुणक, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, ये आगे इकोनॉमी की जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं उनको समझने में भी बहुत काम आएंगे, इसलिए आप थोड़ा इनको ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें कुछ डाउट हो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपका समाधान कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।